गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास में हिंदी में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नमक का दारोगा, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कल बेटे हमने पड़ोसियों के हृदय में शोल उठने लगे वहां तक रीड किया था। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर को। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है नमक का दारोगा। आगे देखिए बेटे चैप्टर को। जाड़े के दिन थे, जाड़ा यानी कि सर्दी का, सर्दी के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। जो नमक के विभाग में सिपाही के पद पर थे, जो चौकीदार थे, वो रात को मतलब नशा में मस्त थे, रात को नशा करके वो सोए हुए थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से ज्यादा नहीं हुए थे। यानी जो मुंशी वंशीधर नमक के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, उनको यहाँ आए मात्र 6 महीने भी नहीं हुए थे। लेकिन इसी थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। लेकिन इस थोड़े से समय में ही, बिल्कुल थोड़ा समय था ना, 6 महीने से ज़्यादा भी नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी कार्यकुशलता यानी कि काम को करने की जो कुशलता थी, अच्छे से काम करना, और उत्तम आचार यानी कि अच्छा व्यवहार, इन दोनों गुणों से उन्होंने अफसरों को मोहित कर लिया था, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे क्योंकि बेटे उनमें गुण अच्छे थे ना, अच्छा मतलब गुणवान था वो। तो जो अफसर लोग थे वो पूरी तरह से इन पर विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। नमक का जो दफ्तर था, नमक का दारोगा पद पर थे ना, तो इनका जो ऑफिस था बेटे वो 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहनी थी। यानी कि इनके जो दफ्तर से 1 मील पूर्व की तरफ यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। किस पर बना हुआ था? यमुना नदी पर एक पुल बना रखा था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। दारोगा जी दरवाजा बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली। जब इनकी अचानक से आंख खुली तो क्या सुना इन्होंने? तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अचानक से जब इनकी आंखें खुली तो नदी के प्रवाह, कौन सी नदी थी बेटे? यमुना नदी। प्रवाह यानी कि जैसे नदी में जैसे पानी की जो लहरें होती हैं इनकी आवाज़ आती है ना, तो नदी के प्रवाह की आवाज़ की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, गाड़ियों की गड़गड़ाहट यानी कि बेटे उनके पहियों की जो आवाज़ होती है, और मल्लाहों का कोलाहल, मल्लाह होते बेटे जो गाड़ीवान होते हैं, गाड़ी चलाने वाले होते हैं, उनका शोर सुनाई दिया। कोलाहल होता है शोर। उठ बैठे। अचानक से आँख खुल गई थी ना, तो ये सब सुना इन्होंने, तो ये अचानक से उठकर बैठ गए। इतनी रात गई गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं सेंटेंस के बाद। तो इनके मन में क्वेश्चन आया बेटे कि इतनी रात गई, इतनी रात को ये जो गाड़ियाँ हैं ये नदी के पार जाती क्यों है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल यानी कि गड़बड़ है, कि अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क ने मतलब बात को सिद्ध करने ने, जो इनमें अंदर भ्रम था ना कि गाड़ियाँ क्यों जाती है, इसको सिद्ध करने की कोशिश की। वर्दी पहनी, इन्होंने अपनी वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, जो इनके पास जो हथियार था वो इन्होंने जेब में रखा, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। बात ही बात में मतलब कि जल्दी ही जल्दी में ये अपने घोड़े पर बैठे और पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। गाड़ियों की एक लंबी लाइन पुल के पार यानी पुल को क्रॉस कर रही थी, पुल के पार जा रही थी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं? तो ये आ चुके थे ना, अपनी ड्रेस में भी थे, तमंचा भी था इनके पास, तो इन्होंने डांट कर पूछा कि ये गाड़ियां किसकी हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सन्नाटा मतलब किसी ने जवाब नहीं दिया ना इनकी बात का। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी यानी कि जो ये गाड़ीवान थे ना, उन्होंने एक दूसरे के कानों में बातें की। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपी दीन की। तो उनमें से एक गाड़ीवान ने जवाब दिया इनकी बात का कि ये तो पंडित अलोपी दीन की है। कौन पंडित अलोपी दीन? तो मुंशी वंशीधर पूछते हैं कि पंडित अलोपी दीन कौन है? गाड़ीवान जवाब देता है दातागंज के, कि जो दातागंज के ने, कौन? अलोपी दीन यानी कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे बेटे, इसलिए सिर्फ इतना ही कहा कि दातागंज के अलोपी दीन। मुंशी वंशीधर चौंके, हैरान रह गए उनकी बात, तो उनका जवाब सुनकर। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के जहाँ इनका ऑफिस था, उस कस्बे के सबसे प्रतिष्ठित इज्जतदार जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, काफी अमीर भी थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे हैं जो इनके ऋणी न हों? छोटे से बड़ा
छोटे पद पर का अधिकारी हो या बड़े का, हर कोई उनका ऋणी जरूर था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे का अर्थ होता है बेटे चालाक होना, काफ़ी चालाक व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। अंग्रेज जो अधिकारी कभी शिकार के लिए आते तो किनके यहाँ ठहरते? अलोपीदीन के यहाँ। 12 मास सदाव्रत चलता था, 12 मास खाना चलता रहता था। मतलब कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता, अधिकारी होता, इनके यहाँ आते और खाना वगैरह भी इनके यहाँ ही खाते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? कि अलोपीदीन जी की गाड़ियाँ तो जाएंगी कहाँ? उत्तर मिला, कानपुर, कि कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जो मुंशी वंशीधर थे वो क्वेश्चन पूछते जा रहे थे ना कि इनमें है क्या, तो किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। उनमें जो डाउट था ना कि पता नहीं क्यों जाती है गाड़ियाँ रात को पुल के पार, तो ये जो संदेह था ये और ज़्यादा बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? कुछ देर तक उत्तर की बाट देखी यानी इंतजार किया और जोर से कहती हैं, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मतलब क्योंकि वो गाड़ीवान मुंशी वंशीधर की बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। मुंशी वंशीधर पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि इनमें लदा क्या है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। इस बार भी जब किसी भी गाड़ीवान ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया तो वे अपने मतलब घोड़े पर आए थे ना, तो घोड़े को एक गाड़ी से मिलाया और बोरे भरे हुए थे बेटे उन गाड़ियों में, तो बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, जो शक था ना, संदेह था, वह दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे, यानी कि इन ये जो बोरियां थी, बोरे जो लदे हुए थे गाड़ियों में, इनमें क्या भरा हुआ था? नमक भरा हुआ था। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। कई बार होता तो हर बार क्या होता है, ये सजीला होता है बेटे, सजा हुआ। कई बार जैसे इनकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती तो क्या होता है, सजे हुए रथ पर आते, कुछ सोते कुछ जागते, क्योंकि रात में ही काम करते थे ना, दिखावा इस तरह से करते जैसे बिल्कुल निश्चिंत हो, ये ऐसा लगता है कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं, इस तरह से वो आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर, अचानक कई गाड़ीवान आए पंडित अलोपीदीन के पास और उन्होंने घबराहट की हालत में इनसे पूछा, सॉरी इनको जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। कि जो दारोगा है ना, उन्होंने हमारी गाड़ियां रोक दी और घाट यानी किनारा, नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। जो पंडित अलोपीदीन थे इनका लक्ष्मी बेटे धन पर इनका पूरा विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो इनकी सोच कैसी थी, ये कहते थे कि ये तो संसार है, यहाँ तो लक्ष्मी का वास है ही, बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। यानी जिसके पास धन है ना, वो स्वर्ग में भी जाता है और वहाँ राज करता है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, वास्तविक भी था। क्यों था? क्योंकि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। न्याय और नीति ये दोनों किसके खिलौने हैं बेटे? लक्ष्मी के। नीति वैसे न्याय ही होता है, न्याय से संबंधित बातें ही नीति होती हैं। न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने, धन के ही खिलौने। और है क्यों, चैप्टर में आपको क्लियर भी हो जाएगा। लक्ष्मी जैसे भी चाहे नचा सकती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। लेट रहे थे, रात का समय था ना, तो घमंड से कहते हैं चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। यह कहकर पंडित जी ने बिना किसी चिंता के, निश्चिंतता यानी बिना किसी चिंता के, उन्होंने पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, लिहाफ क्यों ओढ़ा? क्योंकि सर्दी थी बेटे, रात का समय था। लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? तो वे मुंशी वंशीधर के पास आते हैं और कहते हैं, कहिए मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि जिससे आपने मेरी गाड़ियाँ ही रोक ली? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। पंडित अलोपीदीन यानी कि वो क्या थे बेटे? पंडित। तो वह कहते हैं कि हम पंडितों पर तो आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। रुखाई होता बेटे रूखेपन से, थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहते कि ये सरकारी हुक्म है।
पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, कि न तो मैं सरकार का हुक्म जानता हूँ न मैं सरकार को जानता हूँ। हमारे सरकार तो आप ही हैं, मैं तो आपका ही मानता कि आप ही मेरे सरकार हो। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं कि आपका मेरा तो घर का मामला है, मैं आपसे बाहर थोड़ा ही हूँ। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने बिना बात का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। तो उन्होंने, वे कहते हैं पंडित अलोपीदीन जी मुंशी वंशीधर से, कि यह तो हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ से जाऊं और इस घाट का जो देवता है उसको भेंट न चढ़ाऊं। जो देवी देवता उन पर हम भेंट चढ़ाते हैं ना, तो घाट का देवता कौन था बेटे? मुंशी वंशीधर। भेंट मतलब रिश्वत। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था कि आपकी सेवा करूं कुछ। वंशीधर पर ऐश्वर्य के मोह ने वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। वंशीधर पर ऐश्वर्य यानी कि धन की, मोहन यानी मोहित, आकर्षित करने वाली जो बंसी बजा रहा था ना वो, उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी ना, नया जोश था, अभी नौकरी लगा था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। थोड़े से अकड़ कर कहते हैं कि मैं उन नमक हरामों में नहीं हूँ जो पैसों के बल पर अपना ईमान बेच देते हैं। नमक हराम होते हैं बेटे जो कर्तव्य के अनुसार अपना काम नहीं करते। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। तो वे बता रहे हैं अलोपीदीन से कि आप मेरी हिरासत में हो और नियम ये है कि इसके अनुसार आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। समादार बदलू सिंह, तो मेरी हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। तो वे कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ बेफिजूल की बातें करूँ। इनके साथ एक जमादार भी गया था, असिस्टेंट वगैरह होते हैं ना, इनसे जूनियर जो होते हैं, उसका नाम था बदलू सिंह। नाम भी याद रखना बेटे, कुछ एक छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं चैप्टर में, वो आपको याद रहने चाहिए। तो वह अपने जमादार से आदेश देता है कि तुम इनको इसी समय हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ, आदेश देता हूँ। प्यारे बच्चों, बाकी चैप्टर कल पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छे से इसे रीड करना है। कोई डाउट है तो बेटे बार बार वीडियो को देखना है।